अरे ओ बेशर्म बेहया बदलिहाज अपने बहनोई पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म ना आई। तुझे अपनी बहन समझता है वो कल मोही जरा सी गलती से उसका हाथ तुझे छू गया तो ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी। क्यों अपनी बहन का घर तबाह करने के लिए दरपे हो बेअकल। कड़कती दोपहर आग बरसाते सूरज से ज्यादा पुरतपिश लहजा रुकैया का था। उसने एक हाथ सामने बेबस बैठी बेटी को रसीद करते हुए उसके रुखसार को लाल कर डाला। अम्मा मेरी बात को समझो, औरत मर्द की निगाह को परख सकती है, अच्छी और बुरी निगाह को भांप सकती है, मेरी बात का यकीन करो, बेटी हूँ मैं तुम्हारी। मदिया के अल्फाज में एहतजाज मचल रहा था, उसकी आवाज़ में सिसकी आंख में आंसू दर आए। रुकिया ने उसकी ज़बान को लगाम डालने के लिए दूसरा हाथ भी हवा में लहराया। उसका दिल चाह रहा था कि उसकी आवाज़ हल्क में ही कहीं दफन कर दे। मथिया से ज़्यादा उन्हें मरियम की फ़िक्र थी, जो शादी के 5 महीने बाद ही शौहर के साथ मेके मुस्तकिल रहने आ गई थी। फ़हीम बाप के 10 मरला घर में बाकी 5 शादीशुदा भाइयों के साथ रहायश पजीर था। सभी बाल बच्चेदार थे और शादी के बाद उसे एक कमरा दिया गया। कमरा बहुत छोटा था, बामुश्किल उसमें 2 बंदे ही रह सकते थे, और ये बात मरियम के लिए खफगी का बाइस बन गई। सो उसने अम्मा से फरियाद की कि वो उन दोनों को अपने पास रख ले। फ़हीम अभी इस काबिल ना था कि अलग घर इतनी जल्दी किराए पर ले सकता। उसके भाइयों ने भी अदम ताउन का इजहार किया। बढ़ती महंगाई, कम आमदनी और ज़्यादा अखराजात उनके लिए परेशानी का सबब थे। मरियम में सब्र हमेशा से ही बहुत कम था, सो हर वक्त नाला रहती और माँ को हर वक्त अपनी बेटी की हालत दुखी कर देती। उसने बहुत सोचा, बेटी को बहुत समझाया, मगर वो ना मानी। एक आध बार जिठाइयों से भी झड़प हो गई। फ़हीम लाचार बना रहा। मरियम ने माँ को मेके आने का अंदिया दे दिया। माँ, जो भी कुछ माँ पहले बमुश्किल उसके फ़र्ज से सुबकदोश हुई थी, उसे बसा देखने की चाह में राज़ी हो गई। घर में कोई मर्द भी ना था। शौहर का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था। औलाद में 3 बेटियां ही थीं। फ़हीम बेटा बनकर रहेगा। मतिया और हाजरा को लोगों की गलीज़ नज़रों से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। उसने अपने तइये बहुत मजबूत जवाज़ पेश किया और जवाज़ माकूल लगा तो रुकिया राज़ी हो गई। यूँ बेटी शौहर को लिए माँ के घर रहने आ गई, जबकि फ़हीम का ससुराल जाना उसके भाई भाभियों को निहाल कर गया। ससुराल में भरपूर आवभगत ने फ़हीम की दिली मुराद पूरी कर दी कि अपने घर से ज़्यादा उसे यहाँ इज़्ज़त मिल रही थी। मरियम भी बेफ़िक्र हो गई कि शौहर को भरपूर वक्त देने के अलावा वह घर के काम काज की हर जिम्मेदारी से भी मुबरा हो गई। अब माँ और बहनों से तकरीम से देखती, उसके मिजाज का ख्याल रखती। रुकिया की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। घर के छोटे छोटे बड़े काम मदिया के जिम्मे लगा दिए गए। सुबह से शाम तक वो हर ऊंच नीच देखती, खाना बनाती, मेज़ पर लगाती। माँ और बहनें तो उसकी पहली आवाज़ पर आ जाती, मगर बहनोई को बुलाने के लिए उसे उसके कमरे तक जाना पड़ता। वह हिचकिचाती, मगर मरियम की सुस्ती के पेश नज़र उसे जाना ही पड़ता। हर गुजरते दिन के साथ फ़हीम अब उसे गौर से देखने लगा था। फ़हीम की निगाहों में इश्तियाक की अनोखी चमक उभरती तो मदिया की छठी हिस्स बेदार हो जाती। वो ज़हीन भी थी और मुकाबिल को परखने की सलाहियत भी रखती थी। सो फ़हीम के अंदर छुपा बुरा मर्द उसकी फितरी सोच वाज़े तौर पर पहचानने लगी थी। बहन को सिर्फ अपने आराम की परवाह थी। मेके आने के बाद शौहर से तवज्जो भी रफ्ता रफ्ता कम हो गई थी। भाई के साथ भी बातें किया करो। कल भी वो सारा दिन कमरे में लेटे रहे। सिर्फ मुझसे ही नहीं, तुम सबसे भी उनका रिश्ता है। मरियम ने बहन को तंबिया की। मदिया जल भुन के रह गई। बहन की लापरवाही उनके लिए खतरा बनने वाली थी। तुम खाना अच्छा बनाती हो, कपड़े भी कमाल के इस्त्री करती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मदिया एक दिन फ़हीम अकेले में उसके करीब चला आया था। वो बुदक कर पीछे हटी। यही खौफ था जो कई दिनों से उसके अंदर पिंप रहा था। डर क्यों रही हो? फ़हीम मुस्कुराया। वो उसकी नज़रों की चुभन से फरार चाह रही थी। कमरे के छोटे से दरवाजे के सामने खड़ा लोगों की नज़र में भाई इस वक्त जहर लगने लगा था। मुस्तरब निगाहें झुक गईं। कदम सराज से बाहर की तरफ बढ़े थे कि फ़हीम ने मदिया को बाजू से दबोच के अपने करीब कर लिया। चेहरे पर मकाराना मुस्कुराहट ज़हनी पुष्टि को अयां कर रही थी। वो झटके से खुद को छुड़ाकर बाहर भागी। उसका जहन फ़हीम की गंदगी, गलाजत भरी सोच पर एहतजाजन चला उठा था। उस पे सितम मज़ीद उठा जब माँ ने तमाचे से उसका रुखसार लाल करते हुए 100 बातें भी सुना दी। बहन को पता चला तो तेरा हुलिया बिगाड़ देगी। लोग लानत मलामत करेंगे। बेगैरत, अपनी गलाजत भाई पर मत निकाल। कुछ शर्म कर आइंदा उसके मुतल्लिक बात भी की तो जान से मार दूंगी, रुकैया ने खबरदार किया। पिछली माँ खाला ने भी अपने बेटे से उसका रिश्ता ख़त्म कर दिया था और उसकी ज़बान को वजह ठहराया था। माँ को भी वही कसूरवार लगती थी और अब जबरन लबों पर कफल डालने का हुक्म सादिर भी हो चुका था। वो चुप हो गई, मगर उसके दिल में अलाव भड़क चुका था। फ़हीम के चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट अब उसे मज़ीद हरासा करने लगी थी, मगर कोई सुनने और समझने वाला ही नहीं था। मर्द की खसलत अब उसके मद्दे मुकाबिल आन खड़ी हुई थी। वो खसलत जो कुत्ते की दुम से भी ज़्यादा टेढ़ी थी। वो खसलत जो फ़हीम की आंखों में भूख और हवस बढ़ाने लगी थी।
وہ خصلت جو اب اسے بے حس بناتی جا رہی تھی، وہ خصلت جسے نفس کی تسکین چاہیے تھی، وہ خصلت جو اب عملی جامہ پہننے کو بے تاب تھی۔ گھر بھر میں سب اندھے بس رہے تھے۔ بیوی کو شوہر پر اندھا اعتماد تھا، ساس کو داماد کی شکل میں بیٹا مل گیا تھا اور 2 بہنوں کو ایک بھائی، گھر بھر کا محافظ۔ مگر قصہ تمام ہونے والا نہ تھا۔ محافظ کے منصب سے اتر کے ایک وحشی اصل روپ میں سامنے آ چکا تھا۔ ایک طرف خاموشی اور دوسری طرف وہ تھا۔ وہ زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑاتی رہی، اس کی چپ آنسوں میں ڈھل گئی، مگر گھر کا ہر فرد بے خبر سوتا رہا۔ خصلت کا ٹاکرا کالی رات کے گھمبیر سکوت کو خاموشی سے کچل رہا تھا۔ خاموش بھیانک اندھیرا وحشتناک بن چکا تھا۔ اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اسے علم تھا کہ دن کا اجالا اس کی ذات پر ہی الزام تراشی کرے گا، اور وہ مرد تو کب کا بھوک مٹائے سینہ چوڑے کیے اس کی آہوں اور سسکیوں سے بے خبر غفلت کی نیند سو چکا تھا۔ اگلی صبح وہ سن دماغ کے ساتھ سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، اس بھائی کو بھی جو نظریں شفاف کیے بیٹھا تھا۔ سب اس کی خاطر مدارت میں لگے تھے۔ ایک آگ سے اس کے سینے میں جل اٹھی تھی، مگر زبان کنگ تھی۔ کسی نے اس کی حالت پر غور نہ کیا، کسی کو گویا اس کی پرواہ ہی نہ تھی۔ عذاب راتوں اور شفاف اجالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اسے اب سانسیں گھٹتی محسوس ہوتیں۔ اس کی روح تک گھائل ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بھی انگارہ ہونے لگیں۔ تمہارے ہاتھ بہت پیارے ہیں۔ فہیم کی گرفت میں اب اس کی 14 سالہ بہن ہاجرہ کا کسمساتا ہاتھ تھا۔ مدیحہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ جو بھائی بن کے تحفظ کے نام پر اس گھر میں آیا تھا، اسے عزتیں پامال کرنے کا روگ لگ چکا تھا۔ خود پہ جو بیتی اسے تو وہ سہہ چکی تھی، مگر اب ہاجرہ کا دم داغدار ہونے سے بچانا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رقیہ اس کی ایک نہیں سنے گی اور بہن بھی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لے گی۔ فہیم کے بہت سے ہمدرد تھے، اس پر انگلی اٹھانا اپنی عزت نیلام کرنے کے مترادف تھا، مگر اب ملال اپنی جگہ، مگر ایک انتہائی فیصلہ سب کے حق میں بہتر تھا۔ اور اسی لمحے میں ایک فیصلہ کر چکی تھی، اسے بے نقاب کرنے کا فیصلہ۔ ایک رشتہ بچانے کی خاطر بہت سارے رشتوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرے لمحے میں وہ ماں کو لے کر فہیم کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، اور اندر سے ہاجرہ کی چیخ نے اماں کو حواس باختہ کر دیا تھا۔